It is now my honor to welcome the man of the moment, someone for whom we have been waiting for and our audiences have been waiting for patiently to listen to. Please join me in welcoming on the dais Dr. Hari Om, Principal Secretary, Department of Vocational Education and Skill Development, Government of Uttar Pradesh, to deliver the keynote address. Please give a huge round of applause as he joins us. अभी तक जितने कार्ड्स फॉरवर्ड हुए, ई कार्ड्स, जितने इनवाइट्स, सब में पैक लिखा हुआ था। मैं नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म से बहुत ही पजल्ड हो जाता हूँ, तो मैंने बैठते ही जो है वो मेरे बगल में वरुण बैठे हुए थे, तो मैंने कहा भाई पैक का मतलब क्या हुआ। तो इन्होंने तुरंत गूगल किया और सामने आया हमारे कि पैक इज एडवोकेटिंग प्रोग्रेसिव एक्शंस फॉर चेंज। तो एपेक से पता नहीं चलता कि आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं। अब प्रोग्रेसिव एक्शंस फॉर चेंज इज अ फ्रेज, कैन बी रिग्रेसिव एक्शंस फॉर चेंज ऑल्सो। एवरी सोसाइटी हैज both the forces, regressive as well as the progressive, and the management, the administration, the politics has a mandate to maximize the progressive actions and minimize the regressive actions. There are three domains जो मैंने समझे. One is society, one is state power, and the other is जिसको हम लोग बहुत ही लिमिटेड कनोटेशन में इंडस्ट्री कैसे कहते हैं, वैसे उसको मार्केट फोर्सेस कहना चाहिए. द फोर्सेस दैट आर in the open to maximize profit and minimize losses. ये तीनों जो डोमेन्स हैं, इसमें एक लव हेट चलता रहता है. I try to understand issues, problems, situations as a layman, also as an academician, as an enlightened citizen. अगर हम अपनी बातचीत को बहुत ही लिमिटेड डोमेन तक रखेंगे तो प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है. हमारे हिंदी में एक विचारक थे, आलोचक हिंदी में. आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर. द डॉक्टर इज माय पीएचडी इन हिंदी लिटरेचर. अंग्रेजी हमने सीखी है बोलने के लिए ऐसी जगहों पे जहां पे लोग हिंदी नहीं समझते हैं. तो उनका ये कहना है कि दुनिया की हर समस्या हर दूसरी समस्या से जुड़ी हुई है. बहुत सिंपल सा सेंटेंस है जो समझ में नहीं आता कि क्यों जुड़ी हुई है. वो इसलिए जुड़ी हुई है कि अगर आपको साइकोलॉजी समझना है तो आपको सोशियोलॉजी भी समझना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी समझना पड़ेगा. अगर आपको स्किल समझना है तो अनस्किल लोग भी समझने पड़ेंगे. आपको टेक्नोलॉजी समझनी है तो नॉन टेक्नोलॉजी भी समझनी पड़ेगी. अगर आपको टेक्निकल ट्रेनिंग देनी है तो आप सॉफ्ट स्किल भी देनी पड़ेगी, है ना. अगर आप सिर्फ सॉफ्ट स्किल देते हैं तो कोई भी दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ सॉफ्ट स्किल से हो सकती है. तो क्योंकि इंसान कोई मतलब सेक्टर थोड़े है ना, जिंदगी कोई सेक्टर नहीं है. जैसे बात होती, स्किल इज नॉट ए सेक्टर. तो हमें पूरे पैराडाइम में यूपी क्यों हैविंग ऑल द पॉसिबल पोटेंशियल्स एंड रिसोर्सेस, immensely gifted by nature, जहाँ पे गंगा जमुना का दोआब है, there is a long chain of rivers. फर्टिलिटी के मामले में दुनिया का कोई भी स्टेट इसको मुकाबला नहीं कर सकता. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के मामले में, वॉल्यूम के मामले में कोई भी प्रदेश मुकाबला नहीं कर सकता. इतनी बड़ी मैन पावर हमारे पास है, वर्कफोर्स हमारे पास है. अगर आप इंटेलेक्चुअल्स के बारे में बात कर लीजिए, विद्वानों के बारे में बात कर लीजिए, विदुषियों के बारे में बात कर लीजिए, शायरों के बारे में, म्यूजिशियंस के बारे में, रिफॉर्मर्स के बारे में और पॉलिटिशियंस के बारे में. तो इतने प्राइम मिनिस्टर यूपी से मिले. इवन जो अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी उनको लगा कि बिना यूपी के प्राइम मिनिस्टर होना मुश्किल है. ही माइग्रेटेड टू यूपी एंड बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम वाराणसी. तो आप ये बोलो कि इतने इमेंसली जो एंडाउड स्टेट है वो क्यों पिछड़ा हुआ है.
व्हाट इज द रीजन? एंड हियर लाइज कि दुनिया की हर समस्या एक दूसरी समस्या से जुड़ी हुई है। तो जब ज्ञान का आधिक्य हो जाता है तो कर्म जो है वो कम होता चला जाता है। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। जब आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा आ जाता है तो आप काम नहीं करना चाहते। बेसिक सवाल हमारी सोसाइटी का इशू ये है। समस्या ये नहीं है कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, समस्या है कि हम करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो जी हम नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं करना चाहते थे, इसलिए उत्तर प्रदेश डेवलप नहीं हुआ। जो स्टेट करना चाहते थे वो कोई विदेशी स्टेट नहीं है, वो इसी हिंदुस्तानी सरजमी के एक हिस्सा है। जो स्टेट डेवलप कर ले गए उनके पास हो सकता है उतने संसाधन नहीं थे, उतना ज्ञान नहीं था, उतनी सुविधाएं नहीं थी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे नहीं थे, बट उनके अंदर इच्छा थी। उनको लगा कि भाई हम इतने विद्वान नहीं हैं, हमको पॉलिटिक्स इतनी नहीं आती, हमारे पास दर्शन की इतनी शाखाएं नहीं है। अभी दर्शन पे ही बात करें तो उत्तर प्रदेश इतना गिफ्ट है। सुबी जानते हैं, श्रीकांत जानते हैं, अंबिका जी बाहर की हैं, बट ये तो सब यूपी के ही है। तो ये जानते हैं कि हम क्या चीज है। तो हम सभी जानते हैं कि यूपी क्या चीज है। लेकिन कामायनी में ये सवाल जो जयशंकर प्रसाद की कामायनी, ये बहुत ही बढ़िया से उठाया गया। मैं हमेशा इसको कोट करता हूं। ये स्किल का सवाल बेसिकली सभ्यता का सवाल है, ह्यूमन सिविलाइजेशन का सवाल है। हम जिन चीजों पे शेखी बघाड़ते हैं हिंदुस्तान में, क्या कोई ऐसी चीज है जो विजिबल शेखी बघाड़ने वाले सेंटर्स हैं या प्रतीक हैं, वो क्या बिना स्किल के पैदा हुए? नहीं पैदा हुए। कोई भी चीज बताते हैं, देखिए ये हमने बनाया, ये हमने बनाया, ये आर्किटेक्चर, ये फलाना, ये रोड्स, ये किसी कोई बहुत बड़ा पार्क हो, कोई चीज ऐसी, कोई बिल्डिंग हो, कोई मॉन्यूमेंट हो, कोई चीज बिना स्किल के आई नहीं आई। तो हमने जब नहीं बनाना सोचा तो हमने क्या बनाया? हमने ज्ञान बनाया, हमने बातें बनाई, है ना। बातों में उसे कोई हरा ही नहीं सकता, बातों के सिवा कुछ उसे आता ही नहीं है। तो एक तो ये भी है। तो दर्शन जब बहुत ज्यादा हो जाता है, ज्ञान बहुत ज्यादा हो जाता है और काम में इंटरेस्ट खत्म होता जाता है, तो ये जो लॉपसाइडेडनेस आती है, उस पे जयशंकर प्रसाद जी की एक लाइन है कि ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से ना मिल सके ये विडंबना है जीवन की। तो ज्ञान और एक्शंस जब हमारे नहीं मिलते हैं तो फिर मन की इच्छा पूरी नहीं होती। और विडंबना जो है वो सिविलाइजेशन का जो बुनियादी सवाल यही है, यूपी का भी सवाल यही है। जब से हमने सोचा कि हमें अब ज्ञान और क्रिया को एक साथ लाना है, तो हमने बहुत अब स्किल पे फोकस करना शुरू किया। और वो इसलिए नहीं सोचा कि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है, इसलिए नहीं सोचा। हृदय परिवर्तन जैसी कोई चीज होती नहीं है। जो मार्केट है जिसको हमने कहा, उसके पास कोई हृदय परिवर्तन नहीं होता। समाज में तो हो जाता है, सरकारें अच्छी बुरी आ सकती हैं, बाजार अच्छा बुरा नहीं आता। बाजार कभी चैरिटी नहीं करता, बाजार हमेशा मुनाफे पे ध्यान रखता है। प्रॉफिट पार्टनर, प्रॉफिट कहां हो रहा है। सीएसआर भी खर्च करता है तो प्रॉफिट को ध्यान में रख के, फिलॉन्थ्रोपी नहीं करता। वो सीएसआर के लिए हमको अप्रोच करता है। वो कोई बस्ती नहीं बनाता, गांव नहीं जाता, गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं करता। वो हमको अप्रोच करता है कि साहब हम सीएसआर यहां खर्च कर देंगे, बदले में हमको क्या मिलेगा। अब सीएसआर में क्या बदले में मिलेगा, वो तो आपका वैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंडेट है। तो मार्केट नहीं खर्च करता। तो अब प्रॉब्लम यह है कि मार्केट एक क्राइसिस से गुजर रहा है। स्किल पे क्यों इतनी बहस हो रही है? देखो, सरकार कभी जो है प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, तो हम तो चैरिटी ही करते हैं, हम तो वेलफेयर करते हैं। वी आर वेलफेयर स्टेट। हमने जब से सत्ता सरकार का कॉन्सेप्ट आया, सरकार हमेशा वेलफेयर करती, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे रोड्स हो, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, हाईली सब्सिडाइज्ड, ऑलमोस्ट फ्री।
तमाम चीजें तो ऑलमोस्ट फ्री हैं. यूजर चार्जेस हम लेते हैं समटाइम्स टू मेंटेन द फैसिलिटीज दैट आर क्रिएटेड. तो मार्केट की प्रॉब्लम यह है कि नाउ दे आर नॉट गेटिंग स्किल्ड मैन पावर. अब जब स्किल्ड मैन पावर वो नहीं पा रहे हैं, लोकली अवेलेबल नहीं है, तो वो दूसरे स्टेट से लाएंगे, फिर दूसरे देश से लाएंगे. जैसे तमाम डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हमारे ऊपर मेहरबान होकर नहीं चाह रहे हैं मैन पावर. मैं दूसरी तरह से देखता हूं, जैसे हम बहुत खुश हो जा रहे हैं कि साहब वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, वो मांग रहे हैं, इजराइल मांग रहा है, जर्मनी मांग रहा है, फलाना धमाका, हम सब ट्रेन मैन पावर मांग रहे हैं. वो इसलिए नहीं मांग रहे हैं कि उनको दया आ गई अचानक हमारे ऊपर, इसलिए मांग रहे हैं कि उनके पास नहीं है, उनको नहीं मिल रहा है कहीं से, और आप सस्ते में दे सकते हैं. आप मैन पावर सस्ते में दे सकते हैं, बाकी कंट्रीज से महंगे में आता है. तो दे आर इवन इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू ट्रेन मैन पावर बिकॉज इंडस्ट्री नीड स्किल्ड मैन पावर. हमारे यहां भी इंडस्ट्री नीड्स मैन पावर. अब सरकार ने इस बात पे ध्यान देना शुरू किया. जितने स्टेक होल्डर्स हैं, अभी सारे एनलाइटेंड हमारे श्रीकांत जी, अंबिका जी, ये सभी हम लोग तो स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, इन द प्रोसेस ऑफ स्किलिंग अप द मैन पावर द यूथ, जिससे कि हमारा जो अपना मैंडेट है, हम तो उन इंस्टीट्यूशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिनका काम ही स्किल अप करना है. अभी मैं 1 साल से इस सेक्टर में हूं, मैं दूसरे सेक्टर में, इससे पहले मैं सोशल वेलफेयर में था, मैं कभी स्किलिंग की बात नहीं करता था, चैरिटी की बात करता था, वेलफेयर की बात करता था. आप तो फुल टाइम प्रोफेशनल अगर इस सेक्टर में रहेंगे तो आप हमेशा स्किल की बात करेंगे. हमने 1 साल में सीखा कि स्किल जो है क्या चीज है. तो ज्ञान को क्रिया के करीब लाना है. सोसाइटी में प्रॉब्लम इसलिए थी कि सोसाइटी में काम को सम्मान नहीं मिलता. वी डोंट रिस्पेक्ट द एक्टिविस्ट, द वर्कर्स, द डूअर्स. वही प्रॉब्लम थी. हम ज्ञान का सम्मान करते हैं, प्रवचन का सम्मान करते हैं, बात करने का सम्मान करते हैं, लेकिन काम करने का सम्मान नहीं करते. इसलिए हम ब्लू कॉलर व्हाइट कॉलर हो गए. तो व्हाइट कॉलर जो है वो बताता है काम नहीं करता, ब्लू कॉलर करता है, उसके पास ज्ञान नहीं है, तो वो ज्ञान और क्रिया भिन्न भिन्न हो गए. अभी कोशिश जारी है कि उनको एक साथ लाया जाए. नहीं आप करो. अच्छा, डेवलप्ड कंट्रीज जितने हैं आप उनको देखिए जाके जरा. चेंज ऑफ इंडस्ट्री रेडी, इंडस्ट्री रेडी, इंडस्ट्री रेडी. स्किल इसलिए जरूरी नहीं कि आप इंडस्ट्री रेडी हो या इंडस्ट्री में पैसा कमाए. स्किल इसलिए भी जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें. एक खुशहाल जिंदगी का जो सपना है, डेवलप्ड कंट्रीज अब जीडीपी में अपनी तरक्की नहीं नापते. जो सभ्यता का सवाल मैंने कहा, सभ्यता का सवाल सिर्फ पैसा कमाने का सवाल नहीं है. सभ्यता का सवाल है उस कमाए हुए पैसे को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. हर सोसाइटी के हर सिटीजन के पास एक जीवन स्तर कितना अच्छा हो सकता है. हम सबको पता है कि 15 साल 16 साल का बच्चा कमा नहीं सकता. हम सबको ये भी पता है कि 70 साल के बाद आप कमाते नहीं हैं. तो वो भी तो सोसाइटी का हिस्सा है ना. उसको भी तो सस्टेन करने के लिए हमको रिसोर्सेज चाहिए, मैन पावर चाहिए. एंड इट इज द मैंडेट ऑफ ईच एंड एवरी सोसाइटी टू सस्टेन द यंगर जनरेशन एंड द ओल्डर जनरेशन. जो प्रोडक्टिव मैन पावर है, आखिर वही तो पैसा कमाएगी. वो उसको कह दो कि आप इंडस्ट्री रेडी भी हो सकती है, लेकिन वो भी हमेशा इंडस्ट्री रेडी नहीं रहती. उसको भी तो पैसा कमाने के बाद अपनी खुशी चाहिए, चैन चाहिए, आराम चाहिए. अब डेवलप्ड कंट्रीज का वर्किंग आवर्स घटता चला जा रहा है, हमारा वर्किंग आवर्स बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी खत्म होती जा रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे. तो समस्या बहुत सोच की समस्या है. हम अगर अपना काम सब कर लें, वो भी तो स्किल है. हम अपना काम ही नहीं करते. हम अपने घर में कितना काम करते हैं? आप जितने लोग बैठे हैं आप बताइए अपने घर में कितना काम करते हैं? कोई भी काम हाथ से करते हैं या नौकर को ऑर्डर देते रहते हैं? तो जब स्किल हमारी सोच में ही नहीं है, हम झाड़ू नहीं लगाते अपने घर में, हम कपड़ा नहीं टांगते, हम प्रेस नहीं करते, हम खाना तो बनाना बहुत दूर की बात है. हम लार्जली डिपेंडेंट हैं हमारे लोगों पे जो काम करते हैं छोटे मोटे सैलरी के वजह पे.
अभी इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी को हमने इंडस्ट्री के लिए एक तैयार प्रोडक्ट के रूप में प्रेजेंट किया। ऐसा नहीं कि एमएसएमईज पहले से वो नहीं बनाते थे, वो पहले से बनाते थे, लोकलाइज्ड था या उनके अपने एफर्ट्स थे एमएसएमईज के। सरकार ने कभी उसको इस तरह से हाईलाइट नहीं किया था, ब्रांडिंग नहीं करी थी, मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग नहीं करी थी। जब उसको हमने ब्रांडिंग कर दी, मार्केटिंग कर दी, हमने उसको बताना शुरू किया कि भाई छोटे जो उत्पादक हैं हर जिले में जो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इनकी अपनी वैल्यू नेशनल लेवल की है, इंटरनेशनल लेवल की है। तो आज वो कॉन्सेप्ट पूरे देश में और दुनिया के तमाम देशों तक पहुंच गया। अब हमने स्किल पे इस तरह चर्चा करनी शुरू कर दी है कि भाई स्किल जो है डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, प्रोग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। बिना स्किल के ना तो इंडस्ट्री चलेगी, ना सोसाइटी चलेगी और ना इंडिविजुअल लाइफ अच्छी होगी। जब इस तरह आप सोचेंगे स्किल पे, तो आप कोई कृपा नहीं कर रहे हैं किसी पे, इंडस्ट्री कोई कृपा नहीं कर रहा है। उसको अगर अपना कोई भी वेंचर चलाना है, फैक्ट्री चलानी है, सेक्टर चलाना है, तो उसको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो स्किल्ड मैन पावर चाहिए। तो उसको बढ़ चढ़ के आना पड़ेगा, सरकार के साथ आना पड़ेगा, दूसरे प्राइवेट सेक्टर के साथ जो इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, तमाम सेंटर्स हैं, सेक्टर स्किल काउंसिल्स है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय इंडस्ट्री, इन सबके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो ये प्रोग्रेसिव चेंज जो हम लोग चाहते हैं, जो हर सेक्टर में हम चाहते हैं, नॉट ओनली इन स्किलिंग, वो प्रोग्रेसिव चेंज हमको ये मान के चलना होगा कि इट्स ए काइंड ऑफ सभी स्टेक होल्डर्स का एक कोऑर्डिनेटेड, कोहर्टेड, हाईली स्पिरिटेड एक कैंपेन होना चाहिए जो लगातार चलने वाली चीज है, तब जाके डेवलपमेंट की बात आएगी। देखिए क्या है, अगर आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स को देख लें, आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देख लें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट देख लें, तो आपको लगेगा कि साहब आप बहुत विकसित देश है। लेकिन अगर आप अमेरिका को देखेंगे, यूरोप को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि साहब अभी आप विकासशील देश है। तो तरक्की भी जो है वो रिलेटिव टर्म्स में होती है। अब आप अमेरिका जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट उसने लिया था, ये बहुत जल्दी उनको ये समझ में आ गया कि सिर्फ प्रॉफिट से भाई अच्छी सोसाइटी, अच्छी जिंदगी बनने वाली है नहीं। अगर आप सिर्फ सामान, गुड्स एंड सर्विसेज पैदा ही करते रहोगे, बेचते रहोगे, प्रॉफिट करते रहोगे, सबसे बड़े रिसेशंस भी अमेरिकन मार्केट नहीं देखे, हिंदुस्तान ने नहीं देखे। और हमें जो ये आलस्य और निकम्मापन आया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि हम एग्रीकल्चरली बहुत रिच हैं। हम कुछ भी नहीं करें तब भी हमको खाना मिल जाता है। अभी भी फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, खाना इतना इफरात है हमारे पास, फूड इतना इफरात है कि इतना फूड तो हमारा जो है वो मिसमैनेजमेंट की वजह से वेस्ट हो जाता था। तो अभी खाना मिल जाएगा तो काम कौन करेगा? क्योंकि हमारे दिमाग में हमेशा ये था कि काम करने वाला छोटा होता है, ज्ञान देने वाला बड़ा होता है। तो वो सोच को तोड़ने के लिए लगातार आप सबकी जरूरत है, अपने घर से तोड़िए उसको कि नहीं जी मैं अपना, मुझे याद है टी एन शेषन साहब जो वो थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, तो वो आए थे एकेडमी, हम लोग जब ट्रेनिंग पे थे, अंडर ट्रेनिंग थे, तो उनसे पूछा गया कि साहब आप छुट्टियों में क्या करते हैं? आप तो बहुत डायनेमिक हैं, आप पूरा समय काम ही करते रहते हैं, पूरा देश हिल रहा है। तो उनसे पूछा आप छुट्टी में क्या करते हैं, क्या पढ़ते लिखते हैं? छुट्टी में मैं अपना टॉयलेट साफ करता हूँ। दैट वॉज द रिप्लाई गिवन बाय दैट पर्सन। हम लोग को उस समय लगा कि यार ये क्या बात बोल रहे हैं, ये कोई काम है? थोड़ा समझ आई, बड़े हुए, मैच्योर्ड हुए, तो लगा कि यही आंसर होना चाहिए था। एक बड़ा आदमी जो है जब बड़ा जवाब देता है तो ऐसी जवाब देता है कि मैं अपना टॉयलेट साफ करता हूँ छुट्टियों में, जो नॉर्मली जो है वो मैं नहीं कर पाता हूँ। तो गांधी जी इसलिए बड़े नहीं थे कि उन्होंने बहुत किताबें लिखी, मैगजीन, उनकी जो सोच थी कि अगर मैं जा रहा हूँ और रास्ते में कहीं कूड़ा पड़ा हुआ है तो मैं पहले उसको हटाऊंगा, ये सबसे बड़ी राष्ट्र सेवा है। वो इसी सोच को अटैक कर रहे थे, जो कूड़ा हटाने को बहुत छोटा काम समझता है, आंदोलन करने को और बड़ी बड़ी बातें करने को बहुत बड़ा काम समझता है। तो आई थिंक इट्स ए गुड इनिशिएटिव, एंड ऐसे छोटे मोटे ढेर सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में चल रहे हैं।
उत्तर प्रदेश कोई हिंदुस्तान से अलग नहीं है। हमको इस तरह नहीं देखना चाहिए कि साहब ये स्टेट बहुत, हमें सीखना चाहिए जो स्टेट्स हमसे अच्छा कर रहे हैं। हमसे भी पीछे और स्टेट हैं, बिना उनको लिए देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर वहाँ पे भुखमरी है, बेरोजगारी है, कमजोरी है, वीकनेस है, तो देर सवेर हमारे ऊपर भी उसका असर पड़ेगा। गांव का सरपंच भले अच्छी गाड़ी ले आए, लेकिन अगर गांव में गलियां अच्छी नहीं हैं, सड़कें अच्छी नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, स्कूल नहीं है, तो उसका अपना बच्चा कहाँ जाएगा, वो कहाँ जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सिर्फ इंडिविजुअल तरक्की से देश तरक्की नहीं कर सकता। अभी पैसे की कोई कमी हमारे देश में थोड़े है। फोर्स मैगजीन निकलती है तो पता चलता है कि सब देश के इतने परिवार उसमें टॉप 50 में, 100 में हैं। अब हम सभी जानते हैं कौन है वो लोग, लेकिन देश तो गरीब है ना, देश तो पीछे है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं है उसका। तो प्रॉफिट ऑफ डेवलपमेंट इज कॉर्नर्ड बाय वेरी फ्यू। तो कहीं ना कहीं से तो उनके पास तो स्किल है, ये भी स्किल है कि अपना पैसा जो है कहीं और देना नहीं है किसी को, ये भी स्किल है। तो अभी टेक्निकल स्किल हमारे आशीष यहाँ थे बड़े बड़े, उन्होंने बताया मिशन क्या कर रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। हम ये नहीं बताना चाहते हम क्या कर रहे हैं, आप सब जानते हो हम लोग क्या कर रहे हैं। एंड वी आर वेरी रैपिडली वी आर कैचिंग अप। जो नेशनल एवरेज है, जैसे जो स्कीम चल रही हैं, DDU-GKY हो, या अभी हम लोग देश में दूसरे तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। ये हमारा जो एफर्ट है इसकी वजह से आ रहे हैं। बाकी स्टेट्स हमसे बहुत पीछे हैं, जितनी नेशनल स्कीम्स हैं स्किलिंग की। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कोई मैच नहीं है आज की तारीख में। हमारे पास 350 ITIs हैं, 150 पॉलिटेक्निक्स हैं, प्राइवेट सेक्टर में हजारों हैं। हम प्राइवेट को अपने से अलग नहीं मानते। अगर हम सिर्फ सरकारी ITI पे फोकस करेंगे तो प्राइवेट ITI का बच्चा भी तो हमारा ही बच्चा है, वो फीस लेके पढ़ता है, हम मुफ्त में पढ़ाते हैं। लेकिन टारगेट तो सबका एक है, स्किल मैन पावर क्रिएट करने का। तो हम अपने अधिकारियों को हमेशा कहते हैं कि आप ये मत सोचो कि हमको सिर्फ अपने बच्चों से लेना देना है, हमको प्राइवेट सेक्टर के ITI के बच्चों से भी लेना देना है, पॉलिटेक्निक के बच्चों से भी लेना देना है। स्किल, सबको स्किल अप करना है, सबको मजबूत बनाना है, एम्पावर करना है, और ये सोच बदलना है। हम भी काम कर सकते हैं, कम से कम अपना ही काम कर लें। कोई जरूरी नहीं कि हम अपने काम को बेचें, अपने स्किल को बेचें। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मार्केट में जाएंगे, उसके पैसे लेंगे। अदरवाइज अपना काम करने में क्या दिक्कत है, वो स्किल तो आनी चाहिए। अभी अब मोबाइल सबके पास है बेसिक, लेकिन इस मोबाइल का 10% यूज जानते हैं। मैंने सुबह से कहा भाई मुझे सिखा दो AI, मैं म्यूजिक बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ले मुझे कुछ नहीं पता AI के बारे में, तो मैं दूसरे को क्या AI करूंगा। तो सोसाइटी सिर्फ, जैसे न्यू एज टेक्नोलॉजी क्या है, अभी उत्तर प्रदेश में कितनी आबादी न्यू एज में जी रही है, या देश की कितनी आबादी न्यू एज में जी रही है। अभी तो हम आदिकाल में जी रहे हैं, मध्यकाल में जी रहे हैं, रीतिकाल में बड़ा तबका जी रहा है, कुछ लोग आधुनिक भी हो गए हैं। तो जो पीछे वाला तबका है उसको तो भाई ट्रेडिशनल कोर्सेज ही चाहिए। आप चले जाओ यूपी के किसी, मुझे बड़ा ताजुब हो रहा है कि यूपी के किसी ITI में चले जाओ, इवन टाटा ने जो कोलैबोरेशन किया उसमें भी प्लम्बिंग सेटअप लगाया, प्लम्बर नहीं मिल रहा हमको। अब AI से क्या नल का फिट हो सकता है? प्लम्बिंग का इशू जो किसी ITI में 30% एडमिशन है हमारा प्लम्बिंग सेक्टर में, हम कहें कि नहीं साहब बंद कर दो सब। जलकल मिशन मुख्यमंत्री से जब भी मिलो, मुख्यमंत्री जी कहते हैं भाई तुमको प्लम्बर तो तुम पैदा नहीं कर पा रहे हो। हम कहा सर प्लम्बर कहाँ से पैदा कर हम तो सब जगह प्लम्बर कोर्स है, आ ही नहीं रहा बच्चा। हर कोई AI की तरफ भाग रहा है, ड्रोन की तरफ भाग रहा है जी। वो ड्रोन कैमरा लगा के वो देखेगा क्या नीचे, खेत खलिहान बंजर। तो जी हमको दोनों का बैलेंस चाहिए, संतुलन चाहिए। हमको मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी चाहिए, न्यू एज टेक्नोलॉजी भी चाहिए, और हमको ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी चाहिए। उसको बंद नहीं करना है, उसकी जरूरत देश को पड़ी रहेगी। अभी बहुत बड़ी आबादी है जो अभी उसी की जरूरत है उसको। जो बच्चे को AI बाद में सिखा देंगे, जैसे NCR में सिखा देते हैं, सबको सिखा दे जो शहरों में बड़े बड़े, लेकिन जो रूरल सेक्टर का जो बच्चा है, यूथ है, उसको तो ट्रेडिशनल ऐसे नहीं होता। तो 90,000 जो हमारे MSME सेक्टर है
वो सब ट्रेडिशनल उस पे चल रहे हैं, व्यवसायों पे चल रहे हैं। तो इस तरह की बातों से एक बज़ क्रिएट होता है, सोच पे हमारे असर पड़ता है। बाकी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो छोटे छोटे दिखता है। सभी लोग जब मिल के काम करते हैं, छोटा छोटा अच्छा काम करते हैं, तो विजिबल चेंज आता है। तो आई कंग्रेचुलेट APAC to continue with these progressive actions for change, and we are contributor to that progressive actions of change wherever we are. आप लोग जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं, always work for the progressive actions, not for the regressive actions. छोटा काम बड़ा काम सब बड़ा काम होता है, कोई भी छोटा काम नहीं होता। काम तो करिए। संस्कृत का श्लोक था जो भी लागू होता है हिंदुस्तान पे कि उद्यमेन ही सिद्धयन्ति कार्याणि न मनोरथैः, जिसको उद्यमिता कहते हैं हम लोग। ये संस्कृत में उन्होंने कहा कि भाई काम करने से ही मन की इच्छा पूरी होती है, सिर्फ मन में विचार करने से इच्छा पूरी नहीं होती। उसका उदाहरण कैसे दिया अगली लाइन में कि नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, कि जैसे सोते हुए शेर के मुख में शिकार अपने आप दौड़ के नहीं आ जाता, उसको दौड़ के पकड़ना पड़ता है उसको, तो उसको भी उद्यम करना पड़ता है। तो हिंदुस्तान वैसा सोया हुआ शेर रहा है जो इस उम्मीद में रहा है कि शिकार उसके मुंह में अपने आप ही दौड़ के आ जाएगा। लेकिन ऐसे जो है आप तरक्की नहीं कर पाएंगे, आपको दौड़ के शिकार को पकड़ना पड़ेगा। तो नाउ वी हैव स्टार्टेड रनिंग, तो स्लोली, बट आपको पता चल गया है कि धीरे धीरे अब मुश्किल होता जाएगा शिकार पकड़ना। तो वी नीड टू कैच अप विद दी फास्टर डेवलपिंग इकोनॉमीज, जिसमें चाइना एक मॉडल हो सकता है। बड़ी आबादी के साथ, सेम सिचुएशन के साथ कैसे हर सेक्टर में वेस्टर्न वर्ल्ड को चैलेंज किया, हमको और डीपली उसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। वी आर इक्वली फुटेड, बस जो एंटरप्राइजिंग जो इंस्टिंक्ट है वो उनकी कहीं ज्यादा हमारी। जैसे मैं एक साल नेदरलैंड्स में था, तो मैंने देखा उस कंट्री का नाम ही नेदरलैंड्स है। वो समुद्र के नीचे था देश, वहां देश नाम की चीज थी ही नहीं। बट डच, इफ यू हैपन टू बी जस्ट स्टडी अबाउट देम, सच ए स्मॉल कंट्री with such a small population, they were one of the colonizers, they ruled over us. दुनिया के और भी देशों में उन्होंने शासन किया और अपने देश को समुद्र के नीचे से निकाल लिया। चारों तरफ समुद्र है, एम्बैंकमेंट किया, देश को निकाल लिया, और आज जो है वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज हैं। और नेदरलैंड्स समुद्र के नीचे की जमीन को निकाल के देश बना लेना, इससे बड़ा एंटरप्राइज क्या हो सकता है। तो मैं बहुत आश्वस्त हूं कि हम भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस बड़े प्रोसेस में, महाअभियान में, कि हम पैदा जरूर विकसित विकासशील देश में हुए हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते उसमें। हम भी चाहते हैं एक बार विकसित भारत का नागरिक होने के बाद जो फक्र आता है ना, वो हम महसूस कर सकें। Thank you so much. Thank you so much, sir, for those inspiring, very, very inspiring words actually. And sir started off with a very important message कि क्यों अभी skill की तरफ focus shift होने लगा है, because the market, the industry is demanding so. And sir ने भी यही अपने message में व्यक्त किया है कि collaborative action and collaboration is the way to go forward. All these stakeholders have to come forward in to realize the dream that we have all envisioned together to make India the skill hub of the world. And though we are in the right direction, there's a lot of things that can be done. There's a lot of room for improvement. And modern technologies में skilling important है, but we also need to focus and put our focus on traditional skilling sectors also. So thank you, sir, for highlighting those really important messages.